अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 प्रोग्राम हैं जो मैं अरशद साहब के साथ करता हूँ। हमारे जो मेहमान हैं वो हैं जनाब एहतशाम अरशद निज़ामी। आप फ्रीलांस जर्नलिज़्म करते हैं, राइटर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे ख़ुसूसी दावत पर हमेशा हमारे साथ शफ़क़त फ़रमाते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होते हैं। एहतशाम भाई, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? बहुत शुक्रिया जावेद भाई साहब, आप वक़्तन-फ़वक़्तन मुझे अपने प्रोग्राम में ले लेते हैं, शुक्रिया आपका। सर, आपकी मसरूफियात इतनी है, वरना हम रोज़ प्रोग्राम करें आपके साथ। तो अच्छा भाई, जो कुछ भी हालात हैं वो सब आपके सामने हैं। तो मैं उसके ऊपर जिस प्रोग्राम को शुरू करता हूँ वो इस बात से करता हूँ आपको भी कि मुक़द्दर हो गया है बेदरो दीवार रहना, कहीं तय वाह! पा चुका है शहर का मिस्मार होना, तमाशा वाह! करने वाले आ रहे हैं जूक दर जूक, गुरोहे पाबजोला रक़्स को तैयार रहना। वाह! क्या कहने हैं, गुरोहे सुभान अल्लाह। पाबजोला रक़्स को तैयार रहना, अंधेरी रात और शोरे सगा कुए दुशनाम, और वाह! ऐसे में किसी एक आँख का बेदार रहना। अंधेरी वाह! रात और शोरे सगाने कुए दुशनाम, और ऐसे में किसी एक आँख का बेदार रहना। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि वाह! अब ये कहीं पे भी आप देखने वालों का है कि वो क्या इससे लेते हैं। मैं आपका बगैर टाइम ज़ाय किए हुए, जैसे पहलगाम का ये जो वाक़या पेश आया, उसने उस पूरे खित्ते में क्या पूरी दुनिया को हिला दिया था कि ये पता नहीं ये कहीं बढ़ ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बिल्कुल, और फिर जब जो कुछ भी शुरू हुआ, फिर उसका अंजाम आपने देखा कि अब वो एक एक ऐसा अनदेखा सीज़फायर भी करा दिया गया या हो गया। तो उसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता था कि ये इसको थोड़ा-सा अहाता करें कि जो एकदम से इतनी चीज़ें बिखेर दी गई थी, वो इतनी आसानी से सिमट जाएँगी कि ये देखिए ना, जंग है, जंग तो ऐसे नहीं होती है, तो नहीं है ना कि ये 1 घंटे का फुटबॉल का मैच था कि 30 मिनट का एक हाफ, तीसरे मिनट का दूसरा हाफ और 1 घंटे में कहानी खत्म। यार, जंग शुरू हुई है, फ़िज़ाई हमले किए गए, इंडिया कह रहा है उसने पूरा पाकिस्तान का दफ़ाई निज़ाम, सारी फ़ौज, हमारा पूरा कैंटोनमेंट सब खत्म हो गया। हमारा मीडिया वहाँ पे हमें जो रिपोर्टें बता रहा है वो कह रहा है जी हमने पूरा इंडिया को 70% तो वहाँ पे ब्लैक आउट कर दिया है, इलेक्ट्रिक नहीं है, और ये सारे हिसाब किताब है। तो ज़रा मैं चाहता हूँ इसके ऊपर आप थोड़ी-सी एचएम भाई बात करें। जी। जावेद भाई आपको भी पता है, आप भी सियासियात के तालिब इल्म रहे हैं और मैंने भी जी, जी। सियासियात पढ़ी है। असल में सियासत जो है वो एक शतरंज है। एक शतरंज। शतरंज है जिसके गिर्द 2 लोग बैठे होते हैं और जो मोहरे होते हैं उनको वो चलाते हैं। अब आप ठीक। देखिए, मैं जो ये आपको इस्तिआरा दे रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो जो कशमकश है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो आज पहलगाम के वाक़ये से तो नहीं शुरू हुई है। वो जी, तो आप देखिए कि 1948 में भी जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, फिर बिल्कुल। 1965 में हुई है, फिर 1971 में हुई है, फिर उस पे हुई है अ अभी अ, 3 मौजूदा जो जंगें हैं। जी, 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 मौजूदा जंगें हैं। तो जी। ये जंग तो चल रही है और उसकी जो मैं जो समझता हूँ जो नुक्ता आगाज़ है, वो है 1947 से पहले की का दौर। यानी 1947 से ब्रिटिशर्स पहले। जी, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया पे, सब कॉन्टिनेंट पे, तो उन्होंने फैसला किया तक़सीम का। और ज़ाहिर है कि ये होना तो था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी तक़सीम की कि जिसमें 2 नुक्ते बहुत अहम हैं। एक तो पाकिस्तान को 2 हिस्सों में दिया गया, एक मशरक़ी पाकिस्तान और एक मग़रबी पाकिस्तान और बीच में भारत। और उसके साथ-साथ जो अनरिज़ॉल्व एक इश्यू छोड़ दिया उन्होंने जानबूझ के, मेरे हिसाब से डेलिबरेटली, वो कश्मीर का मामला था। यानी कश्मीर में चूँकि आबादी मुसलमानों की थी, अक्सरियत जी, मुसलमानों की थी और ये तयशुदा बात थी कि वो जिधर जाना चाहेंगे उधर वो वो हिस्सा चला जाएगा। मगर उन्होंने उस हिस्से को अनरिज़ॉल्व छोड़ दिया और वो इसीलिए छोड़ा कि ये एक नुक्ता रहे इनके कॉन्फ्लिक्ट का और इनके दरमियान कशीदगी का। और उनको ये नहीं पता था कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है और सुपर पावर ब्रिटिश नहीं होगा बल्कि अमेरिका हो जाएगा। उनको ये नहीं पता था, हुँ, वो ये समझते थे कि हम इनको हैंडल करते रहेंगे, इसलिए कि डिवाइड एंड रूल। और जी, वही एक वजह बन गई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशमकश की, जो 1948 पे भी मुनत्तज हुई
और वो 65 और 71 और कारगिल, ये 4 तो कम से कम आपके कारगिल जी। सामने हैं। और बाकी छोटे-छोटे जो ये जो हमले होते हैं, जो अभी हो गए, उससे पहले पुलवामा पे हुए और दूसरी चीज़ पे जिस पे ये तो होते रहते हैं। तो असल में अभिनंदन का जब तक वाक़या, जहाज़, कॉफ़ी। जी। जी, जी, बिल्कुल, हाँ, ये सारे वाक़यात ये होते रहते हैं और ये जब तक वजह लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, उस वक़्त तक ये मामला चलता रहेगा। और जैसा कि हमारे अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा भी, बल्कि उनको तो ये पता नहीं था कि कब से ये जंग चल रही है। वो ये कह रहे थे कि हज़ार साल से ये कशमकश है। तो ख़ैर उनका जी, मकसद ये था कि बहुत पुरानी ये कुरान। चपकलश है, ये कोई जी, नई बात नहीं है। बिल्कुल तो ठीक। अब मामला ये है कि अगर आप किसी भी जो बुनियादी नुक्ता है, जो लड़ाई की वजह है, उसको अगर आप मीडिएशन के ज़रिए नहीं ख़त्म कराएँगे, उसका हल नहीं निकालेंगे, तो ये तो वक़्ती सीज़फायर है, वक़्ती जंगबंदी है और ये तो आगे सस्टेन नहीं कर सकेगा, ये जो सूरत-ए-हाल है ये। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ये सोचना चाहिए कि मिल बैठ के इस पे गुफ्तगू कर ली जाए, इसलिए कि जंग की जो तबाहकारियाँ हैं, वो वही जानता है जो उन मरहलों से गुज़रता है। गुजरात। और मैंने अपनी निगाहों के सामने 2 जंगें तो देखी हैं जिसमें मुतासिर भी हुआ, यानी 1965 की जंग और 1971 की जंग में। यानी क्या तबाहकारियाँ होती हैं, उसका अंदाज़ा आम लोग नहीं लगा सकते हैं। मुल्क की बहैसियत कौम जो मईशत तबाह होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, जो तरक्की आम इंसान की आगे बढ़ने से रुक जाती है, वो अपनी जगह। मगर जो हिलाकतें होती हैं, जो घर मिस्मार होते हैं, जो दफ़ातर और तजारत मिस्मार होते हैं, जो तबाह होते हैं, वो फिर दोबारा आसानी से नहीं बन पाते। अभी आप मिसाल ले लीजिए गज़ा की, कि किस तरह वहाँ पे जंग हुई है और किस तरह से हज़ारों हज़ार लोग मार दिए गए और कितनी इमारतें, रिहायशी इमारतें मिस्मार कर दी गईं, अस्पताल डिमोलिश कर दिए गए। वो अब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो तैयारी है, जो रिकंस्ट्रक्शन है, ये कैसे शुरू होगी और कब जाके मुकम्मल होगी। तो ये जंग की तबाहकारी है आपके सामने है। इराक जंग को आप देख लीजिए, अफ़गानिस्तान की जंग को आप देख लीजिए, आप वियतनाम की जंग को देख लीजिए, आप रूस और यूक्रेन की जंग अभी हाल ही में हमारे करीब हो रही है। कितनी तबाहकारियाँ हुई हैं, कितने अमलाक तबाह हुए हैं, कितनी जानें तल्फ़ हुई हैं और इंसानी हकूक़ और जो 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 लंग जंग लड़ रहे होते हैं, यानी जिसको मैं कहता हूँ कि सोल्जर जो कि बमबारी कर रहे होते हैं, जो कि ज़मीनी जंग लड़ रहे होते हैं, जो नेवी पे जंग लड़ रहे होते हैं, वो तो बेचारे मोहरे होते हैं शतरंज की तरह से, जैसे मैंने कहा है। लेकिन जो बैठ के जंगें करा रहे होते हैं, कराते हैं। उनके क्या मकासद हैं, वो देखना होगा कि आखिर ये जो अभी पाक-भारत जंग हो रही थी, एक तरह से मैं कहता हूँ, अब देखिए कन्वेंशनल वार का दौर ख़त्म हो गया है। अब वो जो फ़ौजें पेशकदमी करती थीं और ज़मीनें कब्ज़ा करती थीं, उसका रिवाज अब कम हो गया है। अब देखिए साइबर वार शुरू हो गया है, ट्रेड जी, वार शुरू हो गया है। अब ये टेक्नोलॉजी की, यानी मिसाइल्स की और ड्रोन के की जंगें शुरू हो गई हैं। यानी आप अपने इलाके में रहते हैं, अभी भारत ने जो शुरू किया था और उसने टेररिस्ट के बहाने से जो उसने हमला किया पाकिस्तान के शहरों पे, भावलपुर पे और दूसरी जगहों पे, वो अंदर नहीं घुस के आए, वो अपने टेरिटरी में थे और वहीं से उन्होंने मिसाइल दागा। इसी तरह से पाकिस्तान ने भी ये ड्रोन फेंके या मिसाइल फेंके, वो अपने इलाकों में रह के, तो उसमें वो जो कैजुअल्टी होती है कि जहाज़ को जाके मारा, आ रहे हैं, उनको रोका, उनको मारा, गिराया, वो अब कम हो गया है। तो जी, ये जो सिलसिला बढ़ गया है, ये बहुत ही खतरनाक है। पहले आप देखिए बॉर्डर के इलाके में ही वो घुसते थे, वहाँ से ही उनको रोका जाता था, वहाँ से उनको बढ़ने नहीं दिया जाता था। तो उसी में कैजुअल्टी होती थी, उसी में ज़मीनें कब्ज़ा किए होते थे। अब सूरत-ए-हाल ये है कि वो आगे आते ही नहीं है, वहीं से अपना काम करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये दिल्ली तक पहुँच जाएँ इनके मिसाइल, उनके मिसाइल इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक पहुँच जाएँ और इसमें ये कामयाब भी होते हैं। तो ये बहुत खतरनाक रुझान है, इसको ख़त्म कैसे किया जाना चाहिए, इस पे तमाम जो सियासत के जो लोग हैं,
जो मोहरे जिनको मैं कहता हूँ, उनको बैठ के सोचना चाहिए कि तौर पे आपने रोक तो दिया है, रुकवा दिया बिल्कुल, है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या वो रुक जाएँगे, उनका मसला खत्म हो गया और वो भाई-भाई की तरह गले मिल लेंगे? ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे इसमें बड़ी आपने अहम बात की तरफ निशानदेही की कि आप 2 जंगों के आप खुद भी 1965, 1971 हम भी किसी न किसी हवाले से मुतासिरीन हैं उसमें। हमारी लाइफ़ के अंदर वाक़या हुआ। दूसरी आपने बात की एटमी बम और उसकी तबाहकारियाँ। अभी बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये है कि जो दूसरी जंग अज़ीम में जो जापान के ऊपर हुआ था, वो बम की ताकत इतनी नहीं थी, उसके बावजूद आज तक उसके असरात वहाँ पे हैं, उस खित्ते में मौजूद हैं, आज की दुनिया तक। तो ये वाले जो बम अब जो ये दोनों एटमी क़ुव्वतों के पास हैं, इनकी तो पावर मेरा ख़्याल है उस कहीं 500 गुना ज़्यादा है। तो वो तो शायद मेरा ख़्याल है कि आधी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कम से कम वो इलाका तो ख़त्म हो आधी दुनिया है हमारी जी। पाकिस्तान, बिल इंडिया, बांग्लादेश, चाइना अगर उनको मिला लें, ये थानेदार का लफ्ज़ बहुत जी। अच्छी आपने बात की। इसमें छोटी-सी बात देखिए, मैं एक और भी बात जावेद भाई, जी, ये जो जी, जो असर वाली बात है ना, जो असर वाली बात के जंगों के जी, असर जी, के असरात कितने होते हैं। जी, बात ये है कि इन जंगों में क्या कन्वेंशनल वार के लिए पाकिस्तान इस कदर मज़बूत है कि वो 1 हफ्ता या 10 दिन या 1 महीना जंग कर लेगा? क्या खुद भारत के यहाँ की मईशत इतनी मज़बूत है, वहाँ के लोग बिल इतने गुर्बत, ताकतवर हैं उसी एतबार से कि वो कर लेंगे? ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल जब ठीक। मईशत पे बात आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात आएगी, तो इंडिया से जुड़े दूसरे जो ममालिक हैं, जो तिजारत करते हैं इंडिया से, क्या वो मुतासिर नहीं होंगे? वो यकीनन बिल्कुल, मुतासिर होंगे। जो ममालिक पाकिस्तान से तजारत करते हैं, वो भी मुतासिर होंगे। तो ये दायरा तो फैलता जाएगा, वसी होता बढ़ता जाएगा। जाएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत सही निशानदेही की आपने। मैं इसके अलावा आपसे एक और भी चीज़ जानना चाहता हूँ, जो तबसरा ज़रूर कीजिए कि जैसे जो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी सियासी बसीरत या सियासी बसारत उनका विज़न क्या है? वो चाय वाले थे, नहीं थे, उनका वो पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें मतनाज़ा हैं उनकी। फिर उनका जो इलेक्शन था, इलेक्शन स्टंट भी था, इसमें भी उनको सपोर्ट चाहिए थी। अ, ये जो कुछ भी फिर जो वक्फ बोर्ड के मामलात हैं उनके, फिर वो कहते हैं कि जी हम जो हैं वो एक सेकुलर कंट्री है, वो सेकुलर कंट्री नहीं भी है, मस्जिदें ढा देते हैं, मस्जिदें गिराते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं हमने मस्जिद पे हमला नहीं किया, वो भई वो मस्जिद थी। मस्जिद की आड़ में कोई काम हो रहा हो तो उसको तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बज़ाहिर तो मस्जिद थी ना जिसको आपने बम वम मारा, जो भी आपने किया। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि हिंदुत्व से भरा हुआ आदमी, आरएसएस का ब्लेम है उनके ऊपर, यहाँ अमेरिका में मातूब थे, नहीं आ सकते थे। जो उनके गुजरात के वाक़यात हैं उस ज़माने के, यहाँ पे वो अनवांटेड थे, मना कर दिया गया था। तो उनका जो ये ख्वाब है वो नेतन्याहू बनना चाहते हैं, वो तो इधर वो नहीं बनना चाहते जो उनके गांधी जी थे, वो नेतन्याहू बनना चाहते हैं। तो ये क्या समझते हैं आप इस पे कुछ तबसरा करेंगे? जी, जी, बिल्कुल, असल में बात ये है कि देखिए 2 बड़ी ताकतों का जो उधर मफ़ाद है, उस रीजन में, जहाँ पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान और दूसरे ममालिक हैं, उसमें 2 ममालिक जो हैं उनका मफ़ाद है और उनका अमल जी, दख़ल है। उसमें मैं बिल्कुल खुलकर कहूँगा कि इसमें हमारा मुल्क अमेरिका भी है, उसमें और हमारा पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क चाइना भी है। चाइना भी है। दोनों के मफ़ादात वहाँ पे हैं, दोनों की नज़रें हैं और दोनों चाहते हैं कि वो रीजन जो है वो इनके अ, दस्तरस में रहे। अच्छा, ये बात ज़ाहिर है कि आजकल सुपर पावर अमेरिका है और ये नरेंद्र मोदी जिनका आपने ज़िक्र किया है, वो इतनी तो नज़र रखता है कि वो अमेरिका के मफ़ाद को अगर उसने देख लिया और उसका उसके ऊपर चलता रहा, तो उसका फ़ायदा है। उसने ये चीज़ अमेरिका से सीखी है कि अगर टेररिस्ट को ख़त्म करना है तो आपको उनके इलाके में घुस के मारना होगा। यही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में भी किया, यही इराक में भी किया, यही वो दूसरी जगहों पे करता रहा है। मगर नरेंद्र मोदी को ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि अब जो अमेरिका की प्रायोरिटी है वो चेंज हो चुकी है, वक़्त के साथ-साथ। यानी वाह! उनका ज़बरदस्त। हदफ जी, उनका हदफ था अल-कायदा, उनका हदफ थे आईएसआईएस और आईएसएस राइट, और शोर तालिबान वही। वो जो जी, वो जो शोर हैं वो भी हैं उनके वो जो या सीरिया में जो अमल दखल है इनका। जी, तो जी। वो हदफ थे। हूथीज़ राइट। अल-कायदा को अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। उन्होंने आईसिस को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया
और दूसरे सीरिया में भी वो जाके उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और वो भी कामयाब हो जाएँगे। या हुतीस अब के जो खिलाफ। अमेरिका का हदफ है, वो है ट्रेड वॉर। ट्रेड ठीक। वॉर से वो काम करना चाहते हैं। वो चाइना, रशिया और दूसरे दीगर ममालिक जो हैं, जिसमें और भी कई ममालिक हैं, फ्रांस है या दूसरे, उनका मुकाबला वो ट्रेड वॉर से कर रहा है। तो अब इन बातों को नरेंद्र मोदी की जो बसीरत है वो पहुंच नहीं सकती वहां तक। उन्होंने ये सोचा कि अमेरिका की ब्लेसिंग ले लें और हम ये कह के कि टेररिस्ट वहां से आते हैं और हम उनको मारना चाहते हैं जैसे आप मारते थे, ठीक। और उसके लिए वो ड्रामे करते रहते हैं। और जिस तरह के हमारे किसी पाकिस्तान के किसी स्पोक्समैन ने कहा कि आप इंडिया जो है वो इसी तरह की हरकतें जंग में भी कर रहा है जैसे वो फ़िल्मों में करता है। यानी फ़िल्म में जो वहाँ इंडिया बहुत मशहूर है और फ़िल्में जी। उसकी दुनिया भर में मशहूर हैं, तो वो उसी किस्म की हरकतें वो कर रहा है। तो वो हरकतें वो वहाँ भी करते हैं कि शायद कहा ये जाता है कि वो जो अटैक होता है और जो किलिंग होती है, वो खुद करवाते हैं ताकि उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल के और टेररिस्ट को सर्जिकल वार के ज़रिए उनको टेररिस्ट के ठिकानों को आप निशाना बनाते हैं। तो वो ठीक। अमेरिका की चाल चलते हुए अपनी चाल भूल जाते हैं और वो ये वहाँ करते हैं, और वो यही आपने जैसे कहा कि वो उस रीजन के नेतन्याहू बनना चाहते हैं कि जैसे नेतन्याहू ने गज़ा पे हमला किया, जिस तरह उसने लेबनान पे हमला किया, जिस तरह ईरान पे उसने अटैक किया, तो इसी तरह वो चाहते हैं कि इस रीजन में हम भी वैसी हो जाएँ। मगर सही कह रहे अमेरिका हैं। इन बातों को समझता है और अमेरिका की पॉलिटिक्स बहुत दूररस होती है। उसने ये महसूस किया कि अगर उस रीजन में अगर इस तरह से हिंदुस्तान को छोड़ दिया जाएगा, तो वो तबाही का रास्ता होगा और यकीनन अमेरिका को उस रीजन में तबाही फैला के वहाँ पे जाने की ख़्वाहिश नहीं होगी। तो वो पाकिस्तान की जो अहमियत है दुनिया में, वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है, चीन के हवाले से है। तो वो ठीक। ये भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है उनसे इस तरह अलग होके रह जाए। लिहाज़ा उन्होंने ये आपने देखा होगा कि हमारे जो वाइस प्रेज़िडेंट हैं, डीजी वांस, जी। वेंस उन्होंने साहब क्या जी। कहा? हाँ, वेंस साहब ने ये कहा, क्लियर कट कहा, अभी कल ही कहा था कि भई हमें इससे मतलब नहीं है, उनकी जंगों से हम किसी के साथ नहीं जाना चाहते। हमारा दोनों से ताल्लुक़ है, लिहाज़ा बेहतर ये है कि जंग बंद कर दें। उनका पैगाम पहुँच गया, ये इंडिया के लिए एक बड़ा धचका था। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो आपस में लड़ें। इसका मतलब है कि वो जो ब्लेसिंग चाहते थे, वो अमेरिका से नहीं मिला इनको। नहीं और मिला। चीन में देखिए, चीन की बात ये है कि चीन आपको वार में कहीं नज़र नहीं आएगा। वो मईशत पे अपने आप को मज़बूत से मज़बूत तर कर रहा है, इसी वजह से अमेरिका को टैरिफ भी लगाना पड़ा कि पूरे मुल्क में अमेरिका में जो चाइना का ट्रेड है वो फैला हुआ है। चाइना के प्रोडक्ट्स यहाँ फैले हुए हैं। तो अब चाइना ने, आपको यकीनन जंगी तैयारियाँ भी तो उनकी होती हैं। वो बहुत सी चीज़ें ठीक। हैं। जो मिसाइल और जो ड्रोन उन्होंने तैयार किए हैं अभी नए, उनको कहीं टेस्ट नहीं किया गया था। तो वो अभी इस वार में चूँकि उन्होंने इस वार में एक फ़ायदा ये भी होता है कि फ़रीक़ैन की वजह से खबरें तहक़ीक़ के ज़रिए आती रहती हैं। हमने भारत के ही चैनल से सुना था, किसी दानिश्वर ने बताया था, पॉलिटिकल एनालिस्ट ने, कि चीन ने 50,000 मिसाइल और ड्रोन दिए हैं पाकिस्तान को। तो ओह! अब ये जो अभी जंग हुई है, उसमें मिसाइल और ड्रोन की जंग ज़्यादा हुई है और उसमें वो चाइना के जो ये वेपन्स हैं, ये इस्तेमाल हो गए, टेस्ट हो गए। टेस्ट हो गए तो हैं। एक तरह से चाइना ने अपना मैसेज भी दिया है दुनिया को कि ये देखो मेरे पास क्या है। क्या-क्या है? तो वाह! अच्छा, अमेरिका, ये जो भारत है, वो भी ज़ाहिर है कि असलहे लेता है और रशिया से ज़्यादा लेता था, उनका डिफाई पैक्ट था उनसे। लेकिन हुँ। अभी आपने सुना होगा खबरों में पिछले दिनों जब कि नरेंद्र मोदी आए थे, ट्रंप साहब के इलेक्शन के बाद, तो उनको ये पैगाम दिया गया था कि अब आप जो कुछ खरीदारी करेंगे वो अमेरिका से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उस रीजन में भी चल रही हैं और उसको देखते हुए इनको अपनी-अपनी राहें मुतय्यन करनी हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत को, नरेंद्र मोदी को ये सोचना चाहिए कि वो ताहयात वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। इंदिरा गांधी और बिल्कुल। जवाहरलाल
की जो पार्टी थी, वो कितने बरसों से वहाँ पे बरसर-ए-इक़्तिदार नहीं है, तो ये भी नहीं रहेंगे। तो ये अगर नफ़रत की बुनियाद पे अगर सियासत कर रहे हैं आप, बल्कि अब तो इस दुनिया में, पूरी दुनिया में आप देखिए कि एक्सट्रीमिज़्म पे सियासत हो रही है, तो उससे हटना पड़ेगा। इसलिए कि भारत जो है वो एक सेकुलर स्टेट है, प्रैक्टिकली तो नहीं है, हुँ, लेकिन उसका उसूली तौर पे तो है। अपने आप को वहाँ पे कहते हैं। हिंदू, मुस्लिम भी ठीक। हैं, वहाँ पे अच्छा ईसाई भाई भी हैं। जी, यहाँ पे जी। जो है मैं छोटा-सा हमें लेना है एक वक़्फ़ा मिलते हैं आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। Help Sehan Vital Fusion, a 501c3, promoting sports, entertainment, health, arts and nutrition in the underserved youth of Pakistan. www.sehanvitalfusion.org. Donate by Zelle. एक बार फिर खुशामदीद। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं करंट अफेयर्स विद एहतशाम अरशद निज़ामी। एहतशाम भाई, आप जो बात कर रहे थे, बड़ी आपने ज़बरदस्त चीज़ों की तरफ निशानदेही की और ये जो तजर्बा गाह वाली बात है, अब ये बड़ा वज़न रखती है, बल्कि ये हकीकत से बहुत करीब-तरीन बात है। और एक इसके बात साथ मैं जावेद भाई और बताता जी, चलूँ कि जी, उस जी, रीजन की जो पॉलिटिक्स है, वो अब बहुत तब्दील हो गई है। नरेंद्र मोदी को ये भी सोचना चाहिए। चाहिए। इसलिए कि पहले ये था कि बांग्लादेश पे जो इन्फ्लुएंस था, वो इंडिया का रहा है, जब से जी, 1971 से वहाँ पे बांग्लादेश बना है। और अब वहाँ पे और बिल्कुल वो पेनिट्रेट कर रहे थे वहाँ के निज़ाम में, वहाँ की सियासत में, वहाँ की हुकूमत में, उनकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ कुछ नहीं होता था, इंडिया की मर्ज़ी के बगैर। मगर आप देखिए कि इसी साल क्या हुआ है वहाँ पे, कि वो जो बानी थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी की हुकूमत को न सिर्फ़ उखाड़ के फेंका जा सका, बल्कि उनको उनको भागना पड़ा वहाँ से इंडिया, और अब वो वहाँ पे नहीं है, उनका इन्फ्लुएंस नहीं है। उसी तरह अच्छा, वहाँ पे बांग्लादेश पे अब इकोनॉमिकली जो डोमिनेशन है वो चाइना का है। उसी तरह से जी, नेपाल में और दूसरी जगहों पे जो उस रीजन के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी बहुत इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है चाइना का। तो इंडिया को सोचना चाहिए कि बदलते हुए जो सूरत-ए-हाल है वहाँ पे, उसके हिसाब से अपना मुस्तकबिल तय्युन करें। और पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है इंडिया के मुकाबले में। इनका जो है 80 अरब तो उनका दफ़ाई बजट है इंडिया का, पाकिस्तान 4 गुना उससे कम है। तो पाकिस्तान के साथ ज़रूर। बजाय लड़ने, पाकिस्तान के साथ दोस्ताना, मुफ़ाहमाना कोई रवैया अख्तियार करें और पाकिस्तान के वजूद को भारत तस्लीम कर ले। असल सबसे जी, बड़ी बात ये है कि उसने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया है, और जब तक ये मखासमत रहेगी, ये भी बता दूँ मैं जावेद भाई कि पाकिस्तान में भी जमहूरियत मुस्तकिल नहीं हो रह सकेगी। इसलिए कि ज़ाहिर है कि जिस मुल्क को ये ख़तरा हो कि किसी वक़्त भी हम पर गासिब हो सकता है, कोई कब्ज़ा कर सकता है, कोई हमला कर सकता है, उस वक़्त तक वहाँ दफ़ाई जो अस्करी जो क़ुव्वत है, उसको दवाम मिलता रहेगा और जमहूरियत ऐसे में कमज़ोर होती है। आप देखिए कि अभी जो अ, हमारे अमरीकी जो लीडरान हैं, जिन्होंने गुफ्तगू की दोनों ममालिक के सरबराहों से, उन्होंने वहाँ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से भी बात की, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने, और वज़ीर ख़ारजा से भी बात की, और आर्मी चीफ़ से भी बात की।
तो ठीक। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ पे जमहूरी हिसाब क्या है, और ये उस वक़्त तक रहेगा जब तक अमेरिका का खौफ रहेगा, भारत का खौफ रहेगा भारत, पाकिस्तान का। तो आप बिल्कुल। पड़ोसी हैं, तो आप पड़ोसी बन के और बड़े भाई बन के उन वैसा दिल बनाएँ अपना। जी, जी, जी। हाँ, वो बड़े भाई वाला तो आपको पता है कि हमारी जबलत ऐसी है कि हम अपने भाई को बड़ा भाई नहीं मानते हैं तो ये तो 2 मुल्कों की बात है। लेकिन आपने जो मैं निशानदेही की है, मैं उसको सवाल को थोड़ा-सा रिफ्रेश कर लेता हूँ कि जी, देखिए हमारे पास जो इंडियन जारियत की जो आपने बात की, हमारे वजूद को तस्लीम ना करना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके हुँ, हुँ। साथ-साथ जो उनका एक खतरनाक रवैया है, वो ये है कि पानी के ऊपर जो वो जारियत हमारे साथ कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पानी को रोकते हैं, जिस तरीके से वो सैलाब के पानी को छोड़ देते हैं और जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर वो यूएनओ को नहीं मानते हैं, वो जो पैक्ट हुआ था, शिमला पैक्ट है मशहूर ज़माना, वो उसको नहीं मानते हैं। वाटर ट्रीटी आप किसी भी हालत में नहीं ख़त्म कर सकते, ये उसकी पहली शर्त थी उसकी, लेकिन उन्होंने वो एकतरफ़ा तो वो जंग का जवाब तो रखेंगे, तो ये जो सीज़ फायर है, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे वो एक पहला हाफ खत्म हो गया 1 घंटे का या आधे घंटे का, अब वक़्फ़ा है उसके बाद दूसरा हाफ शुरू ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि जंगें हुँ, हुँ। कभी भी अच्छी नहीं होती हैं। तो ये जो मुस्तकिल जो हमारे मसाइल हैं जिसकी तरफ आपने छोटी-सी वो निशानदेही की, तो मैंने कहा ज़रा-सा इस पे पानी और कश्मीरी अवाम की जो वो चीज़ है जो ये वक़्फ़ की अब कर रहे हैं। फिर इंडिया में जो अक़लियतें महफ़ूज़ नहीं है, जी आपने भूटान से बहुत सारी आपने बिल्कुल, नाम लिए, तो आप देखिए ना जी, कि कोई भी उनसे हम सिर्फ़ जम्मू कश्मीर को रो रहे हैं, उनसे तो कोई भी महफ़ूज़ नहीं है। तो मैं चाहूँगा ये आखिरी बिल्कुल। सवाल है, इसके ऊपर आप प्लीज़ जी, ज़रा-सा इसके ऊपर जी, देखिए असल शेयर में कीजिए। पानी है और तेल है, ये अब असलहे के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप अच्छा, देख अच्छा। लीजिए कि अमेरिका मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को देख लीजिए आप, उसमें लीबिया है, इराक है, और ये अमेरिका की जो कशमकश रही पिछले दिनों, उसमें तेल का ज़िक्र बहुत आता था। जी, और इसी तरह पानी एक हथियार है भारत के पास। हालाँकि ये ठीक। बैनुल-अक़वामी कवानीन के बरख़िलाफ़ है कि आप पानी का रोकें आप पानी का, जबकि मुआहदा आपने किया हुआ, और ये एक ऐसा मुआहदा है जिसको ब्रीच नहीं किया जा सकता। लेकिन वो एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा होता है। तो उसकी पासदारी तो करनी चाहिए इनको, और करनी पड़ेगी, वरना इंडिया का जो चेहरा है वो बेनकाब होगा। और इंडिया को ये भी सोचना चाहिए कि अब वो सूरत हाल नहीं है कि आप ये कह दें कि टेररिस्ट फलां मुल्क से आ रहे हैं और फलां मुल्क पे हमला कर दिया जाएगा, इसलिए कि आपकी अपनी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी नहीं है। कनाडा में आपने क्या किया है सिखों के साथ? और कनाडा जी, सरकारी तौर पर आपको मुल्ज़िम गर्दानता है और बिल्कुल, बहुत सख्त कदम उठा चुका है। इसी तरह अमेरिका भी आपको मुतनब्बे कर चुका है इससे कि आपने यहाँ भी जो हरकतें की हैं, जो किलिंग की जो वारदातें हैं, उस लिहाज से गुजरात आपकी की रिपुटेशन। जहाँ बिल्कुल ठीक। गुजरात तो खैर चलिए, वहाँ उन्होंने मुसलमानों को मारा और इंडिया में हुँ, मारा, लेकिन आपने यहाँ पे अमेरिका में सिख लीडरों को निशाना बनाने की कोशिश की, जी, और वहाँ कनाडा में तो किया ही किया है। तो ठीक, आपके खिलाफ वो भी उभर रही हैं कि वो अलहदगी की, सिखों की अलहदगी की तहरीक भी है, और भी बेइंसाफ़। बहुत सारे उनके यहाँ हैं। तो अब ये भारत को ये सोचना चाहिए कि अब सूरत हाल जो है सियासत की तब्दील हो चुकी है आपके पड़ोस में भी, और आपकी इंटरनेशनल जो रेपुटेशन है वो भी बहुत ख़राब है। तो उस पे आपको गौर करना चाहिए और अपनी सियासत जो है उसको, उसका रुख ज़रूर मोड़ना चाहिए। इससे कि पानी के, आप किसी भी मुल्क को अगर पानी के ज़रिए अगर उस पर हमला करेंगे तो दुनिया आपको मुलज़िम ही गर्दानेगी, मुजरिम गर्दानेगी, आपको उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। और ज़ाहिर है कि आज आपने पाकिस्तान का पानी बंद किया, कल वो मिसाइल मारेंगे, बंद पे मारेंगे। तो और फिर ये भी रिटेलिएशन सोचना में। चाहिए कि अगर जी, जी, पानी बंद करेंगे तो पानी जाएगा कहाँ? वो आपके मुल्क में सैलाब बन के उभरेगा। तो हुँ, ये कोई अक्लमंदी नहीं है, दानिशमंदी नहीं है। फ़ौरी तौर पर तो आप ज़रूर पानी रोक सकेंगे, लेकिन ये दायमी तौर पर ये हल नहीं है मसले का। और पड़ोसियों के साथ वो जो कहा जाता है कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, सब कुछ बदल सकते हैं। सब कुछ तो बदल ज़ाहिर है ना सकता पाकिस्तान का वजूद ख़त्म होगा, ना भारत का वजूद ख़त्म होगा। तो बेहतर ये है कि जहाँ तक कश्मीरियों की बात आपने की है,
तो बात ये है कि कश्मीरियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो आज़ादी चाहते हैं और ये उनका हक है कि हाँ, आप उनको राइट दें कि वो खुद चूज़ करें कि वो क्या चाहते हैं। और बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं है, भारत इतना बड़ा मुल्क है, अगर कश्मीर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से कन्फेडरेशन ही बना के भारत के साथ अगर रहता है या पाकिस्तान के साथ आता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दुनिया में जोग्राफियाई तब्दीलियाँ आती रही हैं। खुद आप पाकिस्तान, इंडिया को देख लीजिए, कौन कह सकता था 1947 से पहले कि 2 मुल्क हो जाएँगे और फिर 3 ममालिक हो जाएँगे उस कंट्री के, हो गए और सब ज़िंदा हैं, सब रह रहे हैं और सब ठीक-ठाक रह रहे हैं। तो दोस्त बन के अगर रहें तो अच्छा है। जिस तरह यूरोपीय यूनियन आपस में मिल के तिजारत करते हैं और सारी चीज़ें हैं, एन्जॉय करते हैं लाइफ़ को, अगर इस रीजन के भी कंट्री ममालिक मिल बैठ के बैठें और जिस तरह मैं समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ का ये बड़ा कारनामा था कि उन्होंने जी, वाजपेयी के साथ बैठ के मुआहदा कर लिया था, उस पे दस्तखत हो जाने वाले थे आगरा में, मगर वहाँ भी आर्मी चीफ आड़े आए और उन्होंने ये देखा कि अगर ये मसला हल हो गया, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? क्या तो ये दोनों मौक़िफ़ को इस पे सोचना चाहिए कि क्या हुँ, जमहूरी तौर पर अपने-अपने मुल्क चलाने हैं और मामलात हल करने हैं पड़ोसियों के, या जंग में धकेलना है दोनों ममालिक के अवाम को। दोनों ममालिक को। बहुत आपने खूबसूरत बात की और मैं इसी बात पे इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा। लेकिन मैं उससे पहले ये ज़रूर कहता चलूँ कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं। एहतशाम भाई से कोई सवाल करना चाहते हैं, 1-800-702-4302 एक्सटेंशन 1 पे मैसेज दे दीजिए। हम वो मैसेज भी आपका रिकॉर्डेड मैसेज भी सुना सकते हैं। 1-2 मैसेज थे मुझसे मिस हो गए एहतशाम भाई पिछले प्रोग्राम में। अच्छा, तो मैं अच्छा, इंशाल्लाह आपको वो सुनवा दूँगा नेक्स्ट प्रोग्राम में। उनके ज़रूर, जवाब देना ज़रूरी थे। तो क्योंकि वो ज़रूर, आपसे उनके उनके सवाल थे और आप व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें सारी दुनिया से जहाँ भी ये प्रोग्राम देखा जाता है 7738285126 के ऊपर आप हमें कर सकते हैं। तो मैं इस खूबसूरत नोट के साथ जो आपने बात की कि सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। खुदारा खोश के नाख़ून लीजिए। गुर्बत इस खित्ते का मसला है। गुर्बत से लड़िए, हमारे भी अवाम गुर्बत का शिकार हैं, आपके भी अवाम गुर्बत का शिकार हैं। एहतशाम अरशद निज़ामी आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। आपका बहुत शुक्रिया।